हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो जो मेरा चैनल है फ़िलहाल मैंने ये बनाया है जहाँ मैं पीजी और यूजी का सिलेबस कंप्लीट करवा सकूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं लग रही हैं। तो जैसे ही मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं 3 सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिसमें पहली सीरीज़ होगी एस्टेट पीजीटी साइकोलॉजी कंप्लीट कोर्स, सेकंड सीरीज़ है कंप्लीट कोर्स ऑफ पेडागोगी और थर्ड सीरीज़ है कंप्लीट कोर्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। जो ये आपका रिसर्च मेथड सही आपके नेट के लेवल के अकॉर्डिंग होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं ये कोर्स शुरू करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक है अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें हम आई विटनेस टेस्टिमोनी करेंगे। लास्ट 2 वीडियो जो मैंने बनाई हैं वो हमारी फोरेंसिक साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी, कि जहाँ पर हमारी साइकोलॉजी के लॉ को, उसके सिद्धांतों को, थ्योरीज़ को जब हम कानूनी रूप से या लॉ में उसको यूज़ करते हैं तो हमारी फोरेंसिक साइकोलॉजी कहलाती है। तो फोरेंसिक साइकोलॉजी एक तरह से अप्लाइड साइकोलॉजी का ही पार्ट है और उसी के अंदर हम आई विटनेस टेस्टिमोनी को करते हैं। कि आई विटनेस टेस्टिमोनी हमारी, जिसको बोलते हैं चश्मदीद गवाह, उसका यूज कहाँ होता है? कोर्ट में होता है, पुलिस स्टेशन में होता है। तो आज हम आई विटनेस टेस्टिमोनी को स्टडी करेंगे। तो ये मेरी ईमेल आईडी है। अगर आप लोगों की कुछ क्यूरीज़ हैं या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल पर भेज सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। आई विटनेस टेस्टिमोनी, इसका यूज कहाँ होता है? लीगल प्रोफेशन में, जैसे कानूनी रूप से कोर्ट में पेश करने के लिए या फिर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, या फिर हम क्या करते हैं, कोई जुर्म हुआ है तो उसका कोई चश्मदीद गवाह होता है तो क्या करता है, अपनी गवाही देता है कोर्ट में। तो इसको हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं? लीगल प्रोफेशन में, जो हमारा एक तरह का फोरेंसिक साइकोलॉजी है उसी के अंदर ही हम इसको यूज़ करते हैं और उसका ही ये एक पार्ट है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारा एविडेंस है, यानी कि जिसने वो घटना घटित होते हुए देखी है, जो हमारा चश्मदीद गवाह है, उसने जो एविडेंस दिए हैं कि एविडेंस ऑफ आई विटनेस इज़ हाउ मच, कि वो कितनी मात्रा में एक्यूरेट हैं, यानी कि सही हैं, और कितने वो रिलायबल हैं, कितने वो विश्वास करने योग्य हैं। कि क्या हम जो चश्मदीद गवाह ने गवाही दी है, क्या हम उसको सही मान सकते हैं या क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही आई विटनेस टेस्टिमोनी को अप्लाई किया गया था। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखे गए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए थे। तो उनमें से ही हम कुछ एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ आपको बताएंगे। तो मेनली क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी है, हमने पीछे के 2-3 वीडियोस में मेमोरी के पार्ट को कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने मेमोरी के बारे में पूरा बताया है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से मेमोरी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो मेनली मेमोरी क्या है? हमारी कंस्ट्रक्टिव है, कि हम जब कुछ लर्न करते हैं, कुछ देखते हैं तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन में मेमोरी ट्रेस बनते हैं और ऐसे ही रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब कि जो चीज़ें हमने लर्न की हैं, जो हमारे एलटी में जा चुकी हैं, बट कुछ एक टाइम के बाद उनके जो मेमोरी ट्रेस हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और हमें क्या होता है, हम उसको भूलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम उसी मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और मेनली जो हमारी आई विटनेस टेस्टिमोनी है, ये हमारे लिए किस पर बेस्ड है? रिकंस्ट्रक्ट मेमोरी पर। क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी जहाँ पर क्राइम होते हैं, वहाँ के विटनेस होते हैं, तो कई जैसे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गवाही को चेंज कर देते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी क्या, हर एक फिल्म में ही ये सीन दिखाए जाते हैं कि जो विटनेस है वो क्या करता है, तो किसी दबाव में आकर अपनी गवाही को चेंज कर देता है, यानी कि उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। तो बहुत आसान टॉपिक है आपका। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि आई विटनेस टेस्टिमोनी को किसने और कहाँ यूज किया था, सबसे पहले एलिजाबेथ लोफ्टस ने आई विटनेस टेस्टिमोनी को साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन में यूज़ किया था।
सबसे पहले इन्होंने एक स्टडी की थी 1979 में, लॉफ्टस ने स्टडी की थी। इन्होंने एक रेलवे स्टेशन पर एक नाटक करके दिखाया था कि एक महिला थी, उसके पास एक पर्स था। तो महिला क्या करती है, अपना पर्स कुछ देर के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चली जाती है। यानी कि जो ये महिला है, अपना पर्स इसने यहाँ रख दिया और ये यहाँ वहाँ घूमने चली गई। तो कुछ ही देर में ये वापस आती है, तब देखती है कि एक मेल इसके पर्स से कुछ निकाल रहा है। जैसे ही महिला इसके पास आती है, ये मेल यहाँ से भाग जाता है। फिर महिला ये कहती है कि मेरे पर्स में से मेरा टेप रिकॉर्डर, यानी कि टेप रिकॉर्डर गुम हो गया है। तो वहाँ जितने भी आसपास के लोग थे, मान लो यहाँ ये लोग हैं, सारे व्यक्ति हैं, जिसने उस आदमी को उस थैले में से टेप रिकॉर्डर को निकालते हुए देखा है। तो ये महिला इनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मेरा मोबाइल नंबर ले लें, या फिर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं FRI दर्ज करवाऊँगी, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं और आप पुलिस को गवाही दे सकें। तो ये महिला इनसे अपने मोबाइल नंबर ले लेती है सभी व्यक्तियों से। तो कुछ दिनों के बाद इस महिला का ही जो साथी है, वो एक एडवोकेट बनकर इन लोगों के पास कॉल करता है। तो ये व्यक्ति इसको क्या बताते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति ने टेप रिकॉर्डर निकाला था। किसी ने कहा कि वो ब्लैक कलर का था, किसी ने कहा वो रेड कलर का था। यानी कि इन्होंने जिन जिन व्यक्तियों के साथ संपर्क किया, सभी व्यक्तियों ने यह बताया कि वो साइज में क्या था, यानी कि उस टेप रिकॉर्डर का साइज भी बताया उन्होंने, उसका कलर भी बताया कि उसका रंग कैसा था। लेकिन जब यहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी तो क्या पाया, क्योंकि पूरा नाटक था, पूरा नाटक रचाया गया था, तो क्या था, उस पर्स में कोई टेप रिकॉर्डर था ही नहीं। इज़ दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि उस महिला ने बताया कि मेरे बैग में टेप रिकॉर्डर था। तो लोगों को क्या लगा कि हाँ, उसने टेप रिकॉर्डर ही निकाला है, और वो छोटे साइज़ का था या बड़े साइज़ का था। तो यहाँ से क्या आया कि जो आई विटनेस है वो क्या करता है, अपनी मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करता है। जो उन्होंने देखा वो उसका कंस्ट्रक्ट है। लेकिन जब इस महिला ने ये बताया कि मेरे पर्स में टेप रिकॉर्डर था, तो इन व्यक्तियों ने क्या किया, अपनी मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया कि हाँ, उस थैले में टेप रिकॉर्डर था और उस व्यक्ति ने उसको निकाल लिया। तो यहाँ से क्लियर है कि जो आई विटनेस था, जो उसका एविडेंस था, वो कितना एक्यूरेट और कितना रिलायबल निकला? नहीं निकला ना। क्यों? क्योंकि वो इनएक्यूरेट था, क्योंकि उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। अब इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए थे, लॉफ्टस और ग्रीन। और 1980 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। इन्होंने दो ग्रुप लिए थे। दो ग्रुप को एक 3 मिनट की वीडियो क्लिप दिखाई थी। उस वीडियो क्लिप में सिर्फ इतना दिखाया गया था कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी पार करके सड़क किनारे अपनी गाड़ी को पार कर देता है और एक बनिए की दुकान में जाता है, और उस बनिए से कुछ सामान खरीद कर तब वो अपनी गाड़ी के पास वापस आता है। तो उसमें एक व्यक्ति कार में घुसता हुआ दिखाई देती हैं। तब वहाँ उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है, और इतनी ही बातचीत करने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है। क्लियर है आपको कि एक 3 मिनट की वीडियो क्लिप दिखाई गई थी। एक व्यक्ति वहाँ आता है, सड़क किनारे अपनी कार को पार कर देता है, और वहाँ से निकलकर वो बनिए की दुकान में जाता है, बनिए से कुछ सामान खरीदता था। वो वापस आता है, देखता है कि उसकी कार में एक दूसरा व्यक्ति घुसा हुआ है, घुसने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह व्यक्ति आता है, वह उस व्यक्ति से बातचीत करता है और वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। तो ये क्या था, वो था एक 3 मिनट का वीडियो क्लिप। इसके बाद क्या हुआ, इस वीडियो क्लिप को दिखाने के बाद उन्होंने उन व्यक्तियों के 2 ग्रुप बना दिए। 2 ग्रुप में एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दिया और एक कंट्रोल ग्रुप। जो GP लिखा हुआ इसका मतलब है ग्रुप। सबसे पहले 3 मिनट की वीडियो क्लिप दिखाई थी जिसमें वो कार का पूरा उन्होंने इंसिडेंट बताया, और वो बताने के बाद उन्होंने 2 ग्रुप और बनाए थे। 2 ग्रुप में से उसने क्या बनाया, एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा का कंट्रोल ग्रुप बनाया। अब देखिए क्या होता है, जो ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, यहाँ पर एक प्रोफेसर आता है और इस वीडियो से रिलेटेड एक रिटन में इसको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है।
और साथ में ये भी ऐड कर देता है कि वो व्यक्ति लंबा था, उसके दांत बड़े बड़े थे, उसके बाल घुंघराले थे, उसने ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। और इन जो कंट्रोल ग्रुप के जो सब्जेक्ट हैं, इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी जाती कि जिसमें उसको कुछ अलग से दिखाकर सुनाया गया हो। कंट्रोल ग्रुप ने जो देखा उन्होंने 3 मिनट की वीडियो क्लिप ही देखी थी, बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ क्या किया गया, इन्होंने वीडियो देखी, लेकिन साथ में एक प्रोफेसर ने क्या किया, इसको एक रिटर्न पेज दिला कर दिया जिसमें इससे संबंधित कुछ और भी न्यूज़ को ऐड कर दिया था, जैसे व्यक्ति के अपीयरेंस के बारे में कि वो कैसा दिखता है, कैसे उसके बाल हैं, कैसे उसके दांत हैं, ये सब कुछ उसने इसमें ऐड कर दिया। पर रियलिटी में क्या थी कि वो व्यक्ति ऐसा दिखाया ही नहीं गया था वीडियो के अंदर, ना उसके बाल लंबे थे, ना उसके दांत बाहर निकले हुए थे, वो सिंपल सा व्यक्ति था। तो जब इनसे एविडेंस लिया गया, इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनएक्यूरेट थी, क्योंकि इन्होंने जो रियल इन्फॉर्मेशन थी, जो रियल इवेंट था, और उसके बाद जो इसको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, तो इन्होंने इन दोनों इन्फॉर्मेशन को मिला लिया, यानी कि इन इन्फॉर्मेशन को इन्होंने मिक्स कर लिया। और जब इनसे विटनेस लिया गया, गवाही ली गई, तो इनकी इन्फॉर्मेशन में 34% इनएक्यूरेसी मिली, यानी कि जो रियल मूवमेंट में जो घटना घटित हुई थी और जो उनको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, यानी कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई, तब उनके विटनेस में या फिर उनके जो एविडेंस थे उसमें 34% की इनएक्यूरेसी आई। बट कंट्रोल ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो उन्होंने एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ही बताया, सही इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या निकल कर सामने आया, मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। तो ये क्या होता है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, कि जब रियल घटना घटने के बाद उनको कुछ और रिटन में या ओरल में कुछ इन्फॉर्मेशन और दे दी जाती हैं, तो उससे क्या होता है, जो वो रियल इवेंट था उसमें इनएक्यूरेसी आ जाती है। इसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। इसको हम 3 तरीके से पढ़ेंगे कि ये कैसे हो जाता है, यानी कि 3 स्टेज प्रोसीजर है। सबसे पहले है ओवर राइटिंग हाइपोथेसिस। क्या किया इसमें, ओवर राइटिंग, कि जो रियल इवेंट था, रियल इवेंट के ऊपर उन्होंने ओवर राइट कर दिया, लाइक ब्लैक बोर्ड। जैसे ब्लैक बोर्ड पर हम कुछ लिखते हैं, जो लिखा हुआ है वो मान लो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्या किया, उस ब्लैक बोर्ड को साफ कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन लिख दी गई। इसको बोलते हैं ओवर राइटिंग हाइपोथेसिस। कि उस ओवर राइटिंग हाइपोथेसिस ने जो रियल इवेंट था उसको ढक लिया और उसके ऊपर एक दूसरी इन्फॉर्मेशन की परत को चढ़ा दिया। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ रहा है कि ओवर राइटिंग हाइपोथेसिस क्या होता है, कि जो रियल इवेंट होती है उसको ढकने के लिए एक दूसरी इवेंट, यानी कि उसको पोस्ट इवेंट बोल सकते हैं, या फिर सेकंड इवेंट उसको दे दिया जाता है, लाइक अ ब्लैक बोर्ड। जैसे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, जब हम उसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कुछ और लिख देते हैं, तो क्या आती है, ओवर राइटिंग हाइपोथेसिस। जैसे हम कहते हैं ना, हमने ओवर ईटिंग कर ली, हम पहले खाना खा चुके थे, बट क्या हुआ, हमने उसके ऊपर और खाना खा लिया, तो क्या हुआ, हमारा ओवर ईटिंग हो गई। ऐसे ही क्या है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है और क्या हुआ, हमने उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन और डाल दी, तो क्या हुई आपकी वो ओवर राइटिंग हाइपोथेसिस। और सेकंड है इसका फॉरगेटिंग हाइपोथेसिस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे रियल इवेंट की इन्फॉर्मेशन थी, रियल इवेंट कि जब रियल इवेंट के बारे में पूछा गया तो उसने क्या किया, मान लो ये घटना लास्ट ईयर घटी और उस व्यक्ति से आफ्टर 6 मंथ इस इवेंट के बारे में पूछा गया, तो तब तक क्या होता है, जो रियल इवेंट होता है हम उसको भूल चुके होते हैं, उसके कुछ अंश आपको याद होते हैं। उसको बोलते हैं अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, कि जो पूरी घटना थी वो घटना घटने के बाद हमारे पास अब कितनी इन्फॉर्मेशन बची हुई है, हम उसके बेस पर उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब मान लो, अब आप जिस भी ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर तो नहीं है लेकिन सेकंड सेमेस्टर है आपका,
किसी का 3rd सेमेस्टर है, किसी का 4th सेमेस्टर है, तो जो आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होते हो वो पूरा तो आपको याद नहीं होता, उसमें से आपको कुछ कुछ याद होता है, उसको बोलते हैं अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। कि जो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसका कुछ एक अंश आपको याद है और आप उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्या किया, ना ही तो कोई ओवरराइटिंग हाइपोथेसिस ली, ना ही कोई मिस इन्फॉर्मेशन उसको दी, ना ही कोई पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन उसको दी। कि जो रियल सिचुएशन थी, जिसमें जो घटना घटी थी, हमें जितना याद था और आफ्टर 6 मंथ हमें जितना याद रहा, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन बची हुई थी, हमने क्या किया, उसको दे दिया, यानी कि उसका एविडेंस दे दिया। 3rd है इसमें सोर्स मॉनिटरिंग थ्योरी। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी रियल इवेंट होता है, रियल इवेंट को बोलते हैं मौलिक घटना। मौलिक घटना कि जब वो घटना घटी थी और जहाँ पर जो आई विटनेस है उसने वो देखा, उसके बाद उसको पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन दी गई, यानी कि वो घटना घटने के बाद पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन दी गई। तो अब यहाँ क्या कर रहा है वो, उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि क्या तो रियल इवेंट था और क्या पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन थी। कि वह ये सोचता है कि जो ये पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन आई है ये रियल घटना से निकल कर ही आई है, कि जो रियल इवेंट था मैंने शायद वहाँ कुछ मिस कर दिया था, लेकिन जो ये पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन है ये वहाँ मौजूद था। जैसे पिछले एग्जाम्पल में था कि उसकी दाढ़ी थी, उसके दांत लंबे लंबे थे, उसके बाल घुंघराले थे, कि हाँ ये हो सकता कि वहाँ था लेकिन मैंने इसको मिस कर दिया। तो यहाँ क्या करता है व्यक्ति, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि वहाँ पर रियल इवेंट इन्फॉर्मेशन और पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन दोनों को मिक्स कर देता है और यहाँ अच्छे से बता नहीं पाता कि उसने रियल इवेंट में क्या देखा था। इज़ दैट क्लियर? आपको क्लियर है कि जो हमारी मिस इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्ट है वो क्या होता है? एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी रियल इवेंट है और उसके बाद जो हम पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो रियल इवेंट में कुछ हम ऐड कर देते हैं, तो उससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनएक्यूरेट हो जाती है, उसको बोला जाता है मिस इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्ट। तो ये कितने तरीके से हम इसको बता सकते हैं, हो सकता है। फर्स्ट हमारा था ओवरराइटिंग हाइपोथेसिस, जिसमें हमने बताया कि वो एक ब्लैक बोर्ड के समान थी। जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख देते हैं और बाद में हम उसको इरेज करते हैं और कुछ और लिख देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा रियल इवेंट है उसके ऊपर एक सेकंड इन्फॉर्मेशन और आ जाती है और हम उसको भूल जाते हैं। सेकंड आपका फॉरगेटिंग हाइपोथेसिस है। फॉरगेटिंग हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है रियल इवेंट के बारे में, जो आपसे आफ्टर 6 मंथ पूछी गई है, तो आपको क्या होता है, वो पूरी आपको याद नहीं होती, वहाँ से कुछ एक अंश, कुछ एक पार्ट उसका याद होता है। तो जितना आपको याद होता है उसके बेस पर हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। 3rd है सोर्स मॉनिटरिंग थ्योरी। ये क्या होती है कि जो रियल इवेंट है और जो पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें व्यक्ति अंतर ही नहीं कर पाता कि रियल इवेंट क्या था और पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन क्या थी। इसमें वह उलझ कर रह जाता है और उसको ये लगता है कि जो मेरी रियल इवेंट था उसमें से ही पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद ये बताया गया था कि जो हमारे मिस इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्ट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ताकि जो हमारा एविडेंस आई विटनेस का वो बिल्कुल एक्यूरेट और रिलायबल आ सके। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही मौलिक घटना घटती है, जैसे इवेंट आज हुआ है, इसके 2 दिन के बाद यदि वो पब्लिक स्टेटमेंट दे देता है, यानी कि अपनी गवाही दे देता है, पब्लिक स्टेटमेंट दे देता है, तो क्या होता है, उसकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है। इसके बाद अगर उस व्यक्ति को पहले ही चेतावनी दे दी जाए कि जो आपको पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वह आपकी मौलिक घटना से बिल्कुल अलग होगी। इससे जो आपकी मौलिक घटना है, जो आपके रियल इवेंट है, वो गलत होने की संभावना है। तो यहाँ क्या है, हमने उस गवाही के व्यक्ति को या उस आई विटनेस को पहले ही चेतावनी दे दी कि आपको ऐसी मौलिक घटना है और उसके बाद पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे आपकी मौलिक घटना को खतरा हो सकता है। और 3rd इसमें हम क्या करेंगे
इसमें उसको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के नेचर के बारे में हम बता देंगे कि वह उस मौलिक घटना का अपने आप ही क्या करेगा, विरोध कर देगा। यानी यदि वो पब्लिक स्टेटमेंट दे दें या फिर जो हमारा आई विटनेस है हम उसके पहले से चेतावनी दे दें कि पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन आपके रियल इवेंट को इफेक्ट कर सकती है, तो भी वो क्या करेगा, अपनी जो स्टेटमेंट है वो उस पर अडिग रहेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। थर्ड ये है कि अगर वह व्यक्ति यानी कि जो आई विटनेस है पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन को नकार देता है, नेगलेक्ट कर देता है, तो भी क्या है, वह अपनी गवाही पर बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, उसका जो एविडेंस है वो रिलायबल रहता है। लेकिन इतना कुछ हमने पढ़ लिया, इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं और हर एग्जाम्पल में यही बताया गया है कि कहीं ना कहीं उसकी जो पोस्ट इवेंट की इन्फॉर्मेशन है वह उसकी रियल इवेंट की इन्फॉर्मेशन को मिसलीडिंग कर देता है। और इसमें 2-3 चीज़ें और करवाई गई हैं कि एक चीज़ इसमें थी कि फॉलोअप स्टडी और दूसरा था पुलिस इंटरव्यू, यानी कि पुलिस इंटरव्यू लिया गया और फॉलोअप इंटरव्यू लिया गया। तो इसमें चीज़ें बताई गई थी कि फिर भी उस आई विटनेस की मेमोरी में यानी कि उस आई विटनेस की टेस्टिमोनी में, एविडेंस में एक्यूरेसी नहीं रहती, कहीं ना कहीं उसमें मिस इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो आपको क्लियर है आई विटनेस टेस्टिमोनी क्या होती है। आपके पेपर के हिसाब से इतना मैटर आपके लिए काफ़ी है, आप इसको अच्छे से करें। और लास्ट में सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि आई विटनेस टेस्टिमोनी की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी फोरेंसिक साइकोलॉजी में या फिर लॉ में, लीगल सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है और जिससे जो चश्मदीद गवाह है वो अपनी गवाही देता है और जो क्रिमिनल होता है उसको सजा मिलती है। तो इस चीज़ के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी कि लीगल सिस्टम क्या था, फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या थी, तो सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।